बच्चा एनरोल्ड है और वो बच्चा अगर कोचिंग सेंटर में उसी समय जाता है जब स्कूल खुला हो, तब तो कोचिंग सेंटर पे कार्रवाई हो जाएगी। ये बहुत ही क्लियर है, मैंने सभी को कह दिया और इस पर हम लोग सख्ती करेंगे। दूसरा ये है कि ये बिल्कुल वहम है, ये पेरेंट्स के मन में वहम है कि कोचिंग सेंटर में पढ़ाई अच्छी होती है और सरकारी स्कूल में अच्छी नहीं होती। देखिए, जो हमारे सरकारी टीचर हैं वो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करके आए हैं, ये बिल्कुल अभिभावक के मन में बैठ लेना चाहिए। और जो कोचिंग सेंटर का संचालक है और जो कोचिंग सेंटर का टीचर है, उन्होंने तो कोई एग्ज़ाम पास नहीं किया है। अब आप सोच सकते हैं कि उस कोचिंग सेंटर में क्या पढ़ाई होती होगी। तो यह अभिभावक को सोचना है कि भाई इस प्रकार की व्यवस्था में वो जो ठूस ठूस के, मतलब हम देखे हैं कि तो कोचिंग सेंटर मैंने देखा है, मधुबनी में मेन गली में मैंने देखा था कि 12 फीट बाय 12 फीट के कमरे में ठूस के भरा हुआ है और कुछ कुछ कोचिंग सेंटर तो 500 हजार लोगों को बैठा के पढ़ाते हैं। पता नहीं क्या व्यवस्था, क्या पढ़ाते होंगे पता नहीं, और पढ़ते भी हैं नहीं पढ़ते हैं, और क्या व्यवस्था है, मैं बड़ा हैरान हूँ। कुछ तो एडवर्टाइजमेंट पे चलते हैं, मतलब कोचिंग सेंटर एडवर्टाइजमेंट में चल रहा है, मतलब प्रचार प्रसार पे कि बहुत पढ़ाई हो रही है, बहुत फलाना हो रहा है। लेकिन मेरा मानना है, देखिए हम भी पढ़े हुए हैं, मैं तो IIT का हूँ, अहमदाबाद में MBA किया हूँ, PhD हूँ, लेकिन मेरा अपना मानना है कि जो शिक्षा स्कूल में मिलती है वो किसी भी हालत में आपका कोचिंग सेंटर में नहीं मिलेगी। कोचिंग सेंटर में आप रट सकते हैं, कोचिंग सेंटर में तोते की तरह रटा सकता है, कोचिंग सेंटर में बिल्कुल मतलब मशीन की तरह पढ़ा सकता है, लेकिन शिक्षा जिसको कहते हैं ना, एजुकेशन, वो केवल स्कूल में मिलेगी। ये बिल्कुल बहुत ही क्लियर है। मैं शिक्षा प्राप्त किया, मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। मैं IIT किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ के नहीं गया था, मैंने अपनी किताबें पढ़ी, स्कूल के जाता था। IIM अहमदाबाद में मैनेजमेंट किया, मैं कोई कोचिंग सेंटर में थोड़ा गया। IAS में मैं कोचिंग सेंटर में नहीं गया, सोचिए। IAS भी मैं अपना घर जाता था, घर में बैठा पढ़ाई किया, पास हो गया। कोचिंग सेंटर पर बच्चों को भेजना ये केवल एक मतलब दिमाग में बैठ गया है कि भाई कोचिंग सेंटर में पढ़ाई होती है। और कभी कभी मैं देखता हूँ, मतलब यूट्यूब में कभी देखता हूँ, मतलब प्रचार कर रहे हैं, ऐसे प्रचार कर रहे हैं जैसे कोई कोचिंग सेंटर में भर्ती करा दीजिए तो आपका बच्चा पढ़ लेगा, और ये बिल्कुल गलतफहमी है। तो मैं ये कहूँगा अभिभावक से, भाई आपको बाद में पढ़ाना, जब पढ़ाना पढ़ाइए ना, आप स्कूल आवर के बाद पढ़ाइए, स्कूल शाम को जाके पढ़ाइए ना, 2 घंटा 3 घंटा जाइए पढ़ाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन स्कूल आवर में जो बेसिक शिक्षा है वो ग्रहण करना पड़ेगा। और उस समय उस बच्चे को अगर कोचिंग सेंटर में भेजेंगे और कोचिंग सेंटर उसको एडमिट कर लेगा तो कोचिंग सेंटर पे कार्रवाई हो जाएगी। और मैंने पहले भी कहा था, अभी आज कार्यक्रम से पहले कहा कि टीचर और हेडमास्टर नोटिस दे दीजिए कि अगर आपको इतना ही रुचि है और इतना ही आपकी इच्छा है कि बच्चा कोचिंग सेंटर में पढ़े तो पढ़े, वहीं जाकर पढ़े। आपको लगता है, देखिए अभिभावक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जज ऑफ स्टूडेंट। उसको लगता है कि मेरा बच्चा कोचिंग सेंटर में ही ज्ञान प्राप्त करेगा तो वहीं ज्ञान से, आप स्कूल से उसका नाम काट दीजिए। तो ये बिल्कुल सख्ती होनी चाहिए। और हम लोग को यूनिवर्सल एजुकेशन और RT में ये है कि हर बच्चे को शिक्षा देने का कर्तव्य सरकार का है। लेकिन अगर अभिभावक यह समझ लें कि हमको कोचिंग सेंटर में ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो यहाँ से नाम कटवा के ले जाए ना, अपना कोचिंग सेंटर वहीं रहे। आप क्यों यहाँ पे हम लोग का समय व्यर्थ कर रहे हैं? जो बच गए हैं उनको अच्छा पढ़ाया जाएगा। तो ये थोड़ी सख्ती करनी पड़ेगी, बोथ इन कोचिंग सेंटर्स और बोथ स्कूल में भी, कि बच्चे स्कूल में आए, समय पे पढ़े और समय पे पढ़ाया जाए। सर, आज का आखिरी सवाल सोनू कुमार, टीचर UMS सुल्तानपुर, कक्षा 9वीं और 10वीं भागलपुर से। सर, BPSC टीचर रिक्रूटमेंट के लिए जो नियमावली 2023 में बनाई गई है उसमें BPSC शिक्षक जो अब राज्यकर्मी हैं उनको मिलने वाली किसी भी प्रकार के लीव्स या जिक्र नहीं है, जिससे टीचर्स को कोई प्रॉपर जानकारी नहीं हो पा रही है अपने लीव्स और उनके रूल्स के बारे में। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हो सके तो इसके विषय में विभाग की तरफ से एक लीव रूल और उसके प्रोसेस के बारे में कोई नोटिस या गाइडलाइंस इशू करवा दें, क्योंकि इन छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी का अभाव होने के कारण HT या HM या BEO के द्वारा
टीचर्स को परेशान होना पड़ता है? देखिए, हम लोगों ने गाइडलाइंस फ्रेम कर लिए और मेरे ख्याल से मैंने पिछले बारे में ही कहा था कि किस प्रकार की छुट्टी किस प्रकार के टीचर्स को कब मिलेगी। बिल्कुल पूरा गाइडलाइंस है, बन गया है। और कितने दिन में किसको अप्रूव करना है ये भी लिखा हुआ है कि सीएल को 1 दिन में अप्रूव करना है और बाकी सारे छुट्टियां 7 दिन में जो डीओ हैं वो अप्रूव करेंगे। ये बिल्कुल हम लोगों ने गाइडलाइंस बना ली है, कितने दिन की छुट्टी कितने दिन की छुट्टी मिलेगी, सब मिलेगी। और ये भी लिख दिया है कि आपको केवल ऑनलाइन अप्लाई करना है, आप ऑफलाइन अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपको ई शिक्षा कोष से ऑनलाइन अप्लाई करना है और आपका अप्रूवल भी ऑनलाइन आना है। अगर 7 दिन में डीईओ और हेडमास्टर ने निर्णय नहीं लिया, मतलब डीओ ने 7 दिन, सीएल तो 1 ही दिन का है, उसी दिन अप्रूवल है, अगर 7 दिन में डीओ ने निर्णय नहीं लिया तो वो छुट्टी मानी जाएगी, अप्रूव्ड मानी जाएगी, मतलब डिफॉल्ट। अगर 7 दिन में वो स्वीकृत करता है तो ठीक है, 7 दिन में अस्वीकृत करता है तो ठीक है, लेकिन अगर 7 दिन में वो लेके बैठ गया, उसने कोई निर्णय नहीं लिया, तो स्वतः वो छुट्टी स्वीकृत हो जाएगी। ये मैंने टीचर के पक्ष में ये निर्णय लिया है हम लोगों ने, और ये वेटिंग में गया है रूल, और मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक ये गाइडलाइंस इशू हो जाएंगी। लेकिन पूरा फ्रेम हो गया है और इस पर पूरा हमारी चर्चा हो गई है और ये गाइडलाइंस निर्गत होगा कि किसको कितने दिन में छुट्टी स्वीकृत होगी, और अगर किसी ने स्वीकृति में लापरवाही की तो ऑटोमेटिकली वो स्वीकृत हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। और कौन कौन कहाँ अप्लाई करेगा ऑनलाइन, यह भी हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगले सप्ताह फिर से मुलाकात होगी शिक्षा की बात हर शनिवार के साथ।